हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 34, जहाँ पर मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध की बात। तो आज हम करने वाले हैं मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, और मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक है जैसे कि संसद की संविधायी विधायी शक्ति या फिर आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 की भी बात करेंगे। जहाँ जहाँ मूल अधिकार का जो मुद्दा है, जहाँ पे फंस रहा है, हम उसकी बात करेंगे। परंतु उससे पहले आर्टिकल 35 के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ वैसा विशेष नहीं है। देखो, जब हमने पढ़ाई की फंडामेंटल राइट्स में, जब भी हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि संसद विधि बनाएगी, संसद विधि बनाएगी। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार को लागू करने के लिए सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ये लिख देना कि ये अधिकार है, उससे वो अधिकार किसी व्यक्ति को मिल नहीं जाता। उसको लागू करने के लिए संसद क्या करती है? विधि बनाती है। तो ये जो संसद द्वारा विधि बनाने का अधिकार है ना, ये संसद को अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35 से मिला है। ठीक है, संसद जो विधि बनाती है वो क्यों बनाती है? मूल अधिकार लागू हो सके इसलिए। तो ये जो शक्ति संसद को मिली है ना बच्चों, ये मिली है अनुच्छेद 35 से, आर्टिकल 35 से। इसीलिए आर्टिकल 35 को उतना विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ कि इसमें क्या है कि संसद को विधि बनाने का अधिकार जिस प्रावधान से मिला है वह है अनुच्छेद 35। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं। तो जो ये मैंने टॉपिक लिखा है, इसमें मैंने लिखा है मूल अधिकार में संशोधन। तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या मूल अधिकार में संशोधन संभव है? तो जब मैं पढ़ा रही थी फंडामेंटल राइट्स, तो मैंने तमाम संशोधन बताए थे। पहला संविधान संशोधन बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में परिवर्तन किया गया, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 एंड 13 का क्लॉज बी जोड़ा गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मैंने इस तरह के तमाम संशोधन बता रखे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि फिर तो प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संशोधन संभव है कि नहीं? दिख तो रहा है कि संभव है। तो पहले मैं ये बता दूं कि देखो, संशोधन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, किसी फंडामेंटल राइट्स को हटा देते हैं, कहीं कुछ जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा संशोधन हो जाता है। ठीक है, और इस संशोधन की शक्ति है ना, वो संसद को अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 से मिली है, जहां पर संसद की संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो बात को ये समझना है और शब्दों को ध्यान देना है। मैंने ये बोला कि मूल अधिकार में संशोधन की जो शक्ति मिली है संसद को, वो किससे मिली है? आर्टिकल 368 से। और इसमें साफ साफ ये लिखा है, यहाँ पे जिस शब्द पे ध्यान देना है, ये है संविधायी शक्ति। ठीक है, संसद की संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान के किसी भी भाग मतलब समझ जाओ पूरे 22 तक में किसी भी भाग में, ठीक है, संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे संविधायी शक्ति आई। तो देखो, संसद की दो शक्तियां हो गई, एक विधायी शक्ति, एक संविधायी शक्ति। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पहले संसद की शक्ति को समझेंगे। ठीक है, और मूल अधिकार में संशोधन का जो मामला फंस रहा है वो क्यों फंस रहा है, और क्यों मैं इस बात को यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? अभी मैं बताऊंगी आपको विधायी और संविधायी शक्ति, उसको पहले आपको समझना होगा। तो संसद की जो शक्तियां हैं वो दो प्रकार की हो गई। एक हो गई हमारी विधायी शक्ति और दूसरी संविधायी शक्ति। ठीक है, तो विधायी शक्ति के द्वारा संविधान में संशोधन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। देखो, मैंने यहाँ पे कट कर रखा है। तो संविधान संशोधन नहीं होगा, किसके द्वारा नहीं होगा? विधायी शक्ति के द्वारा नहीं होगा। अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद को अपनी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा? संविधायी शक्ति का। संविधायी शक्ति के द्वारा क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, विधायी शक्ति जो संसद को मिली है ना, वो आर्टिकल 246 से प्राप्त हुई है। आर्टिकल 246 से क्या प्राप्त हुई है? विधायी शक्ति। और आर्टिकल 368 से प्राप्त हुई है संविधायी शक्ति।
तो आर्टिकल 368 से संविधायक शक्ति प्राप्त हुई है, जिसमें संसद को ये शक्ति मिली है कि वह क्या कर सकता है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो संविधान के किसी भी भाग में कर सकता है, तो मैंने बताया था 22 भाग में से किसी भी भाग में 2, 4, 5 जो भी उसको लगे, जहाँ पे उसको परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन करना है तो अपनी किस शक्ति का प्रयोग करेगा, संविधायक शक्ति का प्रयोग करेगा, जिसमें अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, अनुसूची हो गई। और इसमें क्या है, विधायी शक्ति के द्वारा आर्टिकल जो 246 से संसद को विधायी शक्ति मिली है, तो इसके द्वारा संसद को यह शक्ति मिली है कि वो क्या कर सकता है, अधिनियम में परिवर्तन कर सकता है। अधिनियम जब मैं बात करूं तो सामान्य अधिनियम जैसे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, इस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अधिनियम एक्ट, जहां एक्ट आ जाए समझ जाना विधायी शक्ति, जहां अनुच्छेद भाग अनुसूची आए संविधायी शक्ति। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर विधायी शक्ति के द्वारा वो क्या करेगा, अधिनियम में परिवर्तन करेगा, अधिनियम को लाएगा, जोड़ेगा। ठीक है, जो करना है वो अधिनियम के साथ करेगा। तो इसके लिए उसको सामान्य बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत चाहिए। लेकिन अगर संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करता है और अनुच्छेद भाग अनुसूची किसी में परिवर्तन लाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत नहीं चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। अब बात यहाँ पे है कि आखिर सामान्य बहुमत क्या हुआ और विशेष बहुमत क्या हुआ, तो पहले मैं समझा देती हूँ। तो देखो, सामान्य बहुमत का जो मतलब है ना, प्रेजेंट के आधे से ज्यादा। देखो, लोकसभा में टोटल 543 सदस्य हुए, ठीक है, और इसमें से प्रेजेंट हुए मान लो 300 लोग। 300 लोग क्या है, 300 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 300 का हाफ हो जाएगा 150, और 150 से क्या बोला, प्रेजेंट के आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा मतलब 151 हो गया, 152 हो गया। तो इतना क्या होना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। जैसे कि 300 प्रेजेंट है, तो 300 के जितने भी मेंबर्स है 300, वो सब आपके पक्ष में। जब हम अधिनियम में कोई संशोधन ला रहे हैं या फिर नई अधिनियम लेके आ रहे हैं, तो क्या होता है, तो 300 अगर मेंबर प्रेजेंट है 543 में से, तो 300 के 300 क्या करेंगे, समर्थन तो नहीं देंगे, कुछ विपक्ष में भी बात करेंगे। तो उसमें से क्या होगा, आधे से ज्यादा अगर समर्थन देता है तो ये क्या हो गया, सामान्य बहुमत हुआ। और क्या हुआ कि इसके द्वारा हम क्या कर सकेंगे, अधिनियम में परिवर्तन ला सकेंगे। एक और बात बताती हूँ, 543 सदस्य है ना, तो जितने भी टोटल मेंबर है उनका 1/10 करेंगे। ठीक है, तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 54। तो अगर 54 से कम मेंबर सदन में उपस्थित है ना, तो क्या होगा, सदन की कार्रवाई कभी भी नहीं चलेगी। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। टोटल के 1/10 से अगर कम सदस्य उपस्थित रहें, ठीक है, तो क्या होगा कि सदन की कार्रवाई नहीं होगी, स्थगित हो जाएगी। अब विशेष बहुमत पे चलते हैं। तो विशेष बहुमत में क्या है कि सदन की कुल संख्या से आधे से ज्यादा, इसमें बात कर रहा है, यहाँ पे क्या था, जितने प्रेजेंट है, जितने उपस्थित है, उसके आधे से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, अब याद रखना 54 से तो कम होने ही नहीं चाहिए प्रेजेंट, नहीं तो कार्रवाई ही नहीं होगी। ठीक है, तो जितने प्रेजेंट है उसके आधे से ज्यादा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है टोटल जो सदस्य है ना, उनके आधे से ज्यादा। तो देखो, लोकसभा में 543 टोटल सदस्य हो गए, इसका मैंने आधा किया, लगभग 271 आया। तो इससे आधे से ज्यादा, तो एक बढ़ा दिया, 272 से कम होना नहीं चाहिए समर्थन। मतलब कि 540, कोई भी अगर हम संशोधन ला रहे हैं, संविधान में संशोधन ला रहे हैं, भाग अनुच्छेद अनुसूची में संशोधन ला रहे हैं, 543 सदस्य हैं, तो 272 से कम समर्थन अगर मिलेगा तो संविधान संशोधन नहीं होगा। दूसरा क्या है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत, इसको ऐसे समझिए। अब मान लो सदस्य कितने हैं, 480 है मान लो। ठीक है, इसका मैंने 2/3 किया, 2/3 कर दिया, तो कितने आए, 320 आए। ठीक है, मतलब 400 टोटल सदस्य हैं, जिसमें से 2/3 किया, तो हमको क्या मिला, 320 क्या कर रहे हैं, हमारा समर्थन में है, समर्थक है हमारे। ठीक है, तो अब क्या है, ये 320 है ना, ये 272 से अधिक भी है और 2/3 भी है, समझ गए। तो ये क्योंकि 272 से कम अगर समर्थन मिला तो संविधान संशोधन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों बात लागू हो जा रहा है कि 272 से अधिक है ये 320, और क्या है, टोटल का 2/3 भी है। तो ये मैंने एग्जांपल दे के समझाया।
तो विशेष बहुमत और ये रहा आपका समान बहुमत। अब एक और बात बताती हूँ कि देखो, जब क्या होता है ना, संविधान संशोधन में क्या होता है कि जब हम मतदान करते हैं तो जो कार्रवाई में सांसद शामिल होंगे, मतलब जो संसद की कार्रवाई है उसमें जो सांसद शामिल होंगे वोट भी वही देंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम कार्रवाई में शामिल नहीं हैं, ठीक है, और जब वोटिंग स्टार्ट हो रही है तो हम एंट्री करके वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो उपस्थित होंगे वोट भी वही करेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सामान्य बहुमत, और ये हो गया हमारा विशेष बहुमत। अगर डाउट होगा इस पे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब वापस से हम आर्टिकल 368 पे जा रहे हैं। एक और बात बताना है कि मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूँ, इसलिए जहां भी किसी भी आर्टिकल की बात करूंगी, अनुसूची की बात करूंगी, मेरा पूरा ध्यान अभी मूल अधिकार पे रहेगा, तो बात मैं सिर्फ मूल अधिकार से रिलेटेड ही करूंगी। तो चलते हैं फिर से आर्टिकल 368 पे, और अब कहाँ बात फंस रहा था उसको समझते हैं। आर्टिकल 368 में क्या बोला गया था कि संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकता है। और संविधायी शक्ति क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर संविधान निर्माता आर्टिकल 368 से संसद को पावर दे रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या करोगे, संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन कठोरता भी बनाई है जो कि संविधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, 272 समर्थक होने चाहिए कम से कम, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ संविधायी शक्ति दे दी गई संसद को, जहाँ पर वो संविधान में संशोधन करे। दूसरी ही तरफ क्या किया गया है कि भाग 3 को एक बुलेट प्रूफ दे दिया गया। भाग 3 जब बोल रही हूँ तो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार का है ये भाग। तो भाग 3 को क्या दे दिया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है, ये क्या है, एक बुलेट प्रूफ का काम कर रहा है, एक कवच का काम कर रहा है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि, यहाँ विधि ध्यान से रखिएगा इस शब्द को दिमाग में, किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि संशोधन कर लो, भाई संशोधन कर लो आप, संविधान निर्माताओं ने कहा संसद को आप संशोधन कर सकते हो, किसी भी भाग में कर सकते हो। इसके अंतर्गत तो यही था कि किसी भी भाग में कर सकते हैं ये संशोधन, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नहीं, किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार को सीमित और समाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आखिर एक बात बताओ, ये जो बुलेट प्रूफ दिया गया ना, रक्षा कवच, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा भाग 3 को ही मिला है, केवल भाग 3 को ये रक्षा कवच मिला हुआ है। किसके द्वारा? आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के द्वारा, जहां पर राज्य किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार को सीमित और समाप्त नहीं कर सकता। पर बात यहाँ पे ये है कि आखिर मूल अधिकार को संविधान निर्माता इतना महत्व क्यों दे रहे थे? तो बात ये समझना है बच्चों कि महत्व किसी आर्टिकल का नहीं होता, महत्व होता है सिद्धांत का, ठीक है। तो ये क्या है ना, 12 से 35 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है ना, उसमें जो सिद्धांत लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस सिद्धांत के द्वारा एक व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। व्यक्ति का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। समाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? तो जीवन का अधिकार, ठीक है, व्यक्ति की आज़ादी। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? तो फंडामेंटल राइट्स से मिल रहा है, ठीक है। राज्य से बड़ा संविधान निर्माता किसको बना रहे हैं? तो व्यक्ति को बना रहे हैं। तो इसमें इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसकी आज़ादी को महत्व दे रहा है, ठीक है। एक समाज को कैसा बना रहा है? जीने लायक बना रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको बुलेट प्रूफ भी दे दिया गया आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, एक रक्षा कवच दे दिया गया कि तुम इससे कोई टकरा नहीं सकता। अब मामला यही फंस रहा था कि इधर तो मिल गया संशोधन करने की शक्ति और इधर क्या हो रहा है? रोका जा रहा है। तो करे क्या? तो उससे पहले आप इधर देखो, ये है संसद और ये है न्यायालय। न्यायालय और संसद दोनों ना क्या करती है? आपस में संतुलन बना के चलती है। संतुलन बना के क्यों चलती है? तो बताती हूँ कि देखो, संसद का काम क्या है? सामाजिक न्याय लाओ, ठीक है, संविधान संशोधन करो। और क्योंकि देखो समय परिवर्तनशील है और संविधान जब लिखा गया उस समय का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है,
ठीक है। तो संविधान में संशोधन समय के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, समय के अनुसार करना पड़ता है। तो सामाजिक न्याय लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो मूल अधिकार भी क्या है, संविधान का भाग है, तो मूल अधिकार में भी संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया गरीबी दूर करने के लिए। अब न्यायालय को भी अधिकार दिया है कि भाई आप रक्षा करो, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करो, साथ ही क्या करो कि संविधान की व्याख्या करो। लेकिन न्यायालय को ये नहीं बोला गया कि आप सामाजिक न्याय को रोको, ये न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय सामाजिक न्याय को नहीं रोकेगी, न्यायालय फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी, संविधान की व्याख्या करेगी जहां पे मामला फंसेगा। तो ये दोनों आपस में संतुलन बना के चलते हैं। अभी संतुलन को मैंने बताया क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो, जब पहला संविधान संशोधन हुआ 1951, जिसमें मैंने बताया था आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को जोड़ा गया, आर्टिकल 31 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 31 क्लॉज बी को जोड़ा गया, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में परिवर्तन किया गया। तो मामला था संकरी प्रसादवाद। मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी जितना भी मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार पे ही बात करूंगी। तो देखो, संकरी प्रसादवाद 1951, ठीक है। संकरी प्रसाद केस, संकरी प्रसाद गए उच्चतम न्यायालय, बोले कि देखिए पहला संविधान संशोधन आया तो उसकी चुनौती, उसको चुनौती देने के लिए वो उच्चतम न्यायालय गए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय गए तो उच्चतम न्यायालय जाकर बोला कि देखिए न्यायाधीश, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। तब न्यायाधीश ने पहली बार क्या किया, विधि शब्द की व्याख्या की। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में जो विधि लिखा हुआ है ना, इसकी उच्चतम न्यायालय ने पहली बार व्याख्या की। पहली बार व्याख्या की तो देखो 1951 में क्या था, नेहरू जी की सरकार थी। नेहरू बहुत प्रभावशाली नेता थे, ठीक है, और वो सामाजिक न्याय लाना चाहते थे। और न्यायाधीश इस बात को जानते थे कि नेहरू क्या चाह रहे हैं, सामाजिक न्याय चाह रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स की तो रक्षा करेगा, लेकिन सामाजिक न्याय को रोकना नहीं चाहता, सामाजिक न्याय को रोकेगा नहीं। और व्याख्या, मामला तो फंस रहा है, तो व्याख्या किसको करना है, न्यायालय को करना है। तो न्यायालय व्याख्या अपने हिसाब से करती है। और याद रखना, न्यायालय क्या करती है, समय समय पे अपने व्याख्याओं में परिवर्तन भी लाती है, क्योंकि समाज जैसे जैसे बदलता है ना, न्यायालय की व्याख्या चेंज हो जाती है। अब हमारा खुद का डिसीजन ले लो, हम बचपन में कोई एक बात, शादी को ही लेके सोच लो, तो हम बचपन में कुछ और हमारा विचार होता है विवाह को लेकर, फिर जब युवा अवस्था में होते हैं तो विचार कुछ और होते हैं, फिर 10-20 साल किसी व्यक्ति के साथ रह जाएंगे तो हमारा विचार फिर और चेंज हो जाता है। तो विचार हमारे कभी एक जैसे नहीं होते। किसी भी विषय पे आप विचार बनाओगे, बचपन में कुछ और विचार होगा, युवा अवस्था में कुछ और वृद्धावस्था में कुछ और विचार हो जाते हैं। तो समय परिवर्तनशील है, तो न्यायपालिका की भी व्याख्या बदलते रहती है। तो इसमें न्यायपालिका ने पहली बार विधि, जहां फंस रहा था मामला, क्योंकि यहाँ पे किसी भी विधि लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा कि संविधायी विधि या विधायी विधि, ठीक है। तो विधि, तो यहाँ पर बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में जिस विधि की बात की गई है उसका संबंध सामान्य विधि से है, संविधान संशोधन विधि से नहीं। तो बच्चों, सामान्य विधि से इसका संबंध है, मतलब कि समझ में आ रहा है, विधायी शक्ति से, ठीक है। सामान्य विधि की, सामान्य विधि किससे चेंज होता है, विधायी शक्ति के द्वारा, संसद की विधायी शक्ति के द्वारा क्या होता है, सामान्य विधि बनाई जाती है। तो इसका संबंध किससे, सामान्य विधि से है, ठीक है। इसका संबंध संविधान संशोधन विधि से नहीं है। यहाँ बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो विधि लिखा गया है, राज्य के द्वारा किसी भी विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार को सीमित और समाप्त नहीं कर सकते। तो जो ये विधि है, ये विधि सामान्य विधि से संबंध रखता है। इस विधि का मतलब ये नहीं है कि संविधान संशोधन विधि, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे संविधायी शक्ति की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सामान्य विधि, सामान्य विधि मतलब अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे अधिनियम की बात की गई है। तो जो भी सामान्य विधि होगी, सामान्य विधि मतलब सामान्य बहुमत से आई हुई विधि, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, उसके द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स में एंट्री नहीं कर सकते। बाकी जो संविधान संशोधन विधि है, मतलब विशेष बहुमत से बनाई हुई विधि संविधायी शक्ति के द्वारा, उस विधि से क्या कर सकते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स में एंट्री कर सकते हैं। तो ये बात कब कही है उच्चतम न्यायालय ने, तो 1951 संकरी प्रसादवाद में। अब मामला यहाँ रुका नहीं, अब उच्चतम न्यायालय फिर से अपने बात को चेंज करेगी, ठीक है। तो गोलकनाथवाद देखना होगा, तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो समय था 1967 का, ठीक है। गोलकनाथवाद, ये पंजाब के जमींदार थे और 17वां संविधान संशोधन 1961 का ये टाइम था।
अब क्या हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची संविधान में क्या की गई थी, जोड़ी गई। ठीक है, और सभी राज्य क्या कर रहे थे, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम को अपना रहे थे। 9वीं अनुसूची संविधान में जुड़ गई थी। अब क्या था कि पंजाब सरकार ने क्या किया था, जमींदारी उन्मूलन विधि बनाया और संसद ने उसे क्या किया, 9वीं अनुसूची में रख दिया। बच्चों बात को ये समझना है कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी भी विधि को रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, न कि विधानसभा को। तो 9वीं अनुसूची संविधान सभा में जोड़ी गई। राज्य क्या कर रहे थे, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम को अपना रहे थे। तो पंजाब सरकार ने भी क्या किया था, जमींदारी उन्मूलन विधि बनाई और संसद ने क्या किया, इस विधि को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब इसको चुनौती देने गोलकनाथ कहाँ गए, उच्चतम न्यायालय गए और न्यायाधीश से कहा कि देखिए ये जो राज्य के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ हेक्टेयर जमीन छोड़कर सारे के सारे क्या कर लिए, अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दूसरी बार अब उच्चतम न्यायालय क्या कर रही है, यहाँ पर विधि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी फिर से व्याख्या करेगी। तो बच्चों उस समय क्या था ना, इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी उतनी प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली उस समय नहीं थी क्योंकि उनका स्टार्टिंग दौर था, सारे वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस में, तो वो उस समय गूंगी गुड़िया की तरह काम कर रही थी, तो उतना उनका प्रभाव उस समय नहीं था। और मैंने हमेशा बोला है कि परिस्थिति के आधार पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को बदलती है। आर्टिकल 137 से उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय भी इसी समाज में रहता है, तो जब समाज में हम लोग हर प्रत्येक व्यक्ति का विचार समय के साथ बदल जाता है, तो उच्चतम न्यायालय भी तो परिस्थिति और समय के साथ अपने विचार को बदलेगी। तो देखो अब क्या है, उच्चतम न्यायालय ने विधि के व्याख्या करते हुए ये कहा कि जो विधि शब्द आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में है ना, उसका मतलब सामान्य विधि के साथ साथ संविधान संशोधन विधि भी उसमें शामिल है। ठीक है, मतलब कि उसने साफ साफ बोल दिया कि देखो सामान्य विधि तो है ही, तो सामान्य विधि से तो वैसे भी हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन उस विधि में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है और अपनी बात का यू टर्न ले लिया। मतलब लॉ हो गया, विधि बराबर क्या हो गया, संविधान संशोधन विधि। तो इसने क्या किया, अपने बात को यू टर्न ले लिया। अब मामला फिर आगे बढ़ा। अब क्या करेंगे, हम केशवानंद भारतीवाद को देखेंगे और इस बात से फिर आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बच्चों दौर है 1973 का, केशवानंद भारतीवाद। तो देखो 1967 में गोलकनाथवाद समझाया, जिसमें मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी का क्या था, वो स्टार्टिंग था उनके सत्ता में, वो आई थी, प्रभावशाली उतनी नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी को 1971 का चुनाव जीतना था, तो उन्होंने समाजवाद का बहुत ही खतरनाक नारा लगाया और बहुत ही भारी मतों से वो 1971 में विजयी हुई थी। वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर चुकी थी। अब क्या है कि जब उन्होंने समाजवाद का नारा लगाया था, इसका मतलब क्या था कि उनको निर्देशक, समाजवाद कैसे लाएंगे, निर्देशक तत्व लागू करना होगा, तो वो फटाफट क्या कर रही थी, बैक टू बैक क्या किए जा रही थी, फटाफट संविधान संशोधन किए जा रही थी। 24वां संविधान संशोधन किया, 25वां, 26वां, 29वां संविधान संशोधन किया। तो ये मेन जो मामला है ना, 29वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, भूमि सुधार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो केशवानंद जो भारती थे, तो केशवानंद जो थे ना, वो केरल के एक साधु थे, किसी मठ के महंत थे। 29वां संविधान संशोधन के द्वारा केरल सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार कार्यक्रम लेके आया और उसके अंतर्गत क्या किया ना, इनकी सारी जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और 29वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया कि ये उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, अब क्या है कि केशवानंद भारती कहाँ गए, फिर उच्चतम न्यायालय गए और ये सारे संविधान संशोधन को ना केशवानंद भारतीवाद में ही सुना गया है। तो उच्चतम न्यायालय गए, तो उच्चतम न्यायालय जब के बात को समझिए, परिस्थिति के आधार पर क्या करती है उच्चतम न्यायालय, तो यू टर्न लेती है। तो एक बात मैं बताना वहाँ भूल गई थी, गोलकनाथवाद में क्या हुआ था, जब उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की थी तो 11 न्यायाधीशों की बेंच थी, ये बहुत बड़ा मामला था। ठीक है, जितनी बड़ी बेंच उतना बड़ा मामला, तो छोटा मोटा बात नहीं था। और उस समय गोलकनाथवाद में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने यू टर्न लेके क्या बोला कि
विधि का मतलब क्या हुआ, संविधान संशोधन विधि, मतलब कि किसी वो जो विधि लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में वो संविधान संशोधन विधि ही लिखा हुआ है, मतलब कि संविधान संशोधन विधि से भी हम मूल अधिकार को मतलब नहीं परिवर्तित कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय फिर से अपनी ही बात पे यू टर्न ले लेगी और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय बोलेगी कि नहीं, विधि का मतलब संविधान संशोधन विधि नहीं है। विधि का मतलब क्या है, सामान्य विधि, मतलब संकरी प्रसादवाद में जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था उसी को क्या बोल दिया फिर से कि नहीं, संकरी प्रसादवाद में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि विधि का मतलब सामान्य विधि, संविधान संशोधन विधि नहीं, तो इसमें भी उन्होंने क्या किया कि यही निर्णय उन्होंने स्वीकार कर लिया। और गोलकनाथवाद में जो बोला था कि संविधान संशोधन विधि इंक्लूड है विधि में, उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और अब इसका मतलब क्या है कि मूल अधिकार में हम संशोधन कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, तो संविधान संशोधन विधि द्वारा। संविधान संशोधन किस विधि द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विशेष बहुमत के द्वारा, और मतलब कि संविधायी शक्ति के द्वारा। ठीक है, तो अब संविधान संशोधन हो सकता है इसमें। तो कब कैसे, लास्ट हमारा जो केस हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, केशवानंद भारती वाद पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमें ये निर्णय मिल गया। अब क्या है कि आज का क्लास मैं यहाँ पे इसलिए समाप्त करती हूँ कि टॉपिक क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय ने अपने सिद्धांत में क्या प्रतिपादन किया है, उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को समझेंगे, जैसे कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट और परित्याग का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत को मैं कल बताऊंगी और डीपीएसपी भी कल स्टार्ट करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।